जय सिया राम बच्चों। जय सिया राम सर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक ये टॉपिक आता है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है आज क्लास 6, 7, 8 के लिए है, यानी कि 9th और 10th की चीजों को मैं डेटा हैंडलिंग में भी नहीं लूंगा। तो जो भी टॉपिक है वो 5th से लेके 8th तक के लिए है। मैथ्स में पूछा जाता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, सपोज करिए क्या हो अगर आपके पास, आपके फादर के पास ये ना पता हो कि कितनी इनकम हो रही है और कितना उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर उनको ये ना पता हो तो कैसा होगा? अगर उनको ये बात नहीं पता है कि चलिए मान लीजिए इनकम तो हो सकता है पता हो, ठीक है, क्योंकि वो कहीं किसी सोर्स से आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो जहां पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम आती हो। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम नहीं आती। जो डेली वेजेस पे काम करते हैं जनरली उनको फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम नहीं मिलती, लेकिन एक रफ आइडिया वो बना के चलते हैं कि लगभग वो महीने में कितना कमा लेते हैं। यानी कि इनकम का एक तरीके से वो रफ आइडिया रखते हैं, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी एक रफ आइडिया रखते हैं कि हर महीने हमारा खर्चा कहाँ पे होता है। जिसके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं या नहीं भी है, अगर तो जो व्यक्ति कमा रहा है वो कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो उसका एक्सपेंडिचर हो गया जो खर्चा कर रहा है, ठीक, और जो कमा रहा है वो उसकी इनकम है। तो अगर सोचिए, अगर समझने की कोशिश करें, अगर हमें पता ही ना हो कि हमारी इनकम कितनी है, ठीक है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, अगर हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या होगा? हम कभी भी मार्केट में जाएंगे, कुछ खरीदने की सोचेंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हमें इसको खरीदना चाहिए या नहीं। मान लीजिए हमने उस समय तो खरीद लिया और पता लगा महीने भर के बचे हुए दिनों में रो रहे हैं, पैसे नहीं जेब में, ठीक है, क्योंकि उस समय का तो सोच लिया, पैसा था, खरीद लिया, ठीक। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे आप ये समझते हो कि कैसे आप अपने डेटा को समझ सकते हो। कई बार आपने देखा होगा खिलाड़ी, क्रिकेट वगैरह आप सब लोग खेलते होंगे, देखते होंगे, तो क्रिकेट में भी आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि खिलाड़ियों का एक डेटा आता है आपके सामने कि फलाने इतना स्कोर करते हैं, इनका एवरेज इतना है, ये इस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब किसी भी खिलाड़ी को चूज करना है, अब उसके दो ऑप्शन है खिलाड़ी को चूज करने के, या तो हम उसको लाइव में जाके देखें उसके सारे मैच की वो कैसा खेल रहा है, और दूसरा तरीका क्या है, उसका हम डेटा रखें कि उसने भारत में या इन पिचों पे ऐसा खेला है, विदेश में ऐसा खेला है, उसका इतना एवरेज है। जब हमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि वो कैसा खेल रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको चूज करना हमारे लिए इजी होगा या नहीं होगा? होगा। सिमिलरली अगर आप देखिए, जब आप बड़े होकर कहीं जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जो इंटरव्यू आपसे ले रहा होगा या जो आपको जॉब दे रहा होगा, आप देखिए बहुत उसमें फॉर्म में सारी चीजें फिलअप करते हो कि हाई स्कूल कहाँ से किया, कितने परसेंटेज से किया, इंटर कहाँ से किया, कितने परसेंटेज लाए, या और भी कोई भी जो एग्जाम आपने दिया उसमें आपका स्कोर क्या रहा। यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसको भी क्या पता है, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। किस फॉर्म में? डेटा के फॉर्म में। अब इससे क्या होगा, जो इंटरव्यूअर है या जो आपको जॉब प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए इजी हो गया आपको चुनना है या नहीं चुनना है। क्योंकि भाई जब कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे एक दो व्यक्ति तो बैठा नहीं होगा, वहां बहुत सारे लोग आए होंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो उसमें से मान लीजिए हमें 10 लोगों को सिलेक्ट करना है और 10,000 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, तो उन 10,000 लोगों का हमारे पास डेटा होगा जिसपे हम एनालिसिस करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, फिर उसको हम जॉब पे रख पाएंगे। यानी कि हर फील्ड में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे अब मान लीजिए आप एक एक्टर या एक्ट्रेस हैं, ठीक है, तो आपके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि भैया ये एक्टर को लेने पर उसकी कितनी फिल्में हिट होती हैं, कितना पैसा कमा के लाती हैं उसकी फिल्में, उसी या पब्लिक उसको कितना देखना पसंद करती है, अगर हमारे पास ये डेटा होगा तो हम अपने, मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं, आप पिक्चर बना रहे हैं, आप प्रोड्यूसर, आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उनको हंसी आ रही है, कह रहे हम तो आलिया भट्ट को रखेंगे। किसको रखोगे? हीरोइन? किसी को नहीं रखोगे, बिना हीरोइन की पिक्चर बनाओगे? चलो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को साइन कर रहे होगे तो उसका भी डेटा आप देखोगे ना कि आखिर उसको रखने पे हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। पता लगा उसको पब्लिक पसंद ही नहीं करती है,
तो फिर क्या फायदा? यानी कि आप उसके ब्रांड को देखते हो। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ब्रांड कौन है भारत में? सबसे बड़ा ब्रांड, कोई आइडिया? मोदी जी। मोदी जी इज द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया राइट नाउ। अब सोचिए, उन्होंने दीपावली में एक बार लोगों से कहा कि भैया ऐसा भारत की बनी हुई चीजों का यूज करिए, चाइना की बने हुए चीजों का इस्तेमाल मत करिए, चाइना के खिलौनों का इस्तेमाल मत करिए, भारत में खिलौने बनाइए। अब आज देखिए क्या हाल है, चाइना के करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ एक बार कहने भर। यानी कि मोदी जी बहुत बड़ा अपने आप को ब्रांड बनाई है। जैसे मोदी जी ब्रांड है ना, जैसे अभी आप लोग पता नहीं थोड़ा छोटे बच्चे हैं शायद, मूवी टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं। टीवी में जाके अगर आप न्यूज अभी खोल के देखिएगा, इस समय एक टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहा है, लक्षद्वीप और मालदीव का। अभी किसी ने मोदी जी की फोटो देखी जहां वो लक्षद्वीप गए हुए थे? देखा? वहां पे फोटो खिंचाया। लक्षद्वीप कहाँ है? भारत में है, जबकि मालदीव भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको कोई वीजा नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि भारत का है। आप जाइए, वहां पे घूमिए फिरिए, और जैसा मालदीव है उससे कहीं खूबसूरत लक्षद्वीप भी है। तो भारत के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मोदी जी गए। अब लेकिन लक्षद्वीप को बुरा लग गया, उन्होंने कहा अरे वो मालदीव को, उन्होंने कहा यार हमारा सारा जो है जो टूरिज्म है वो अब उधर चला जाएगा। तो अब उन्होंने क्या किया, उनके गवर्नमेंट के लोगों ने मोदी जी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कि मालदीव का बायकॉट करना है या कुछ करना है, या कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने अपने आप फ्लाइटें कैंसिल कर दी, उन्होंने कहा हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, यानी सोचिए कितना बड़ा ब्रांड है, उसको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो अपने आप को ब्रांड बनाइए। ठीक है, तो मोदी जी आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए है उनसे, है ना। वो एक ऐसी लाइफ है या एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप में क्या है, वो एक केस स्टडी है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को ब्रांड बनाइए कि जब आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो लोग सिर्फ आपके बारे में बात करें, आपकी एक फोटो लोगों को बहुत कुछ मैसेज देने के काम आ जाए। तो अपने आप को ब्रांड बनाइए, और ब्रांड ऐसे नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। खैर चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर डेटा है तो हमारे लिए किसी भी काम को करने के लिए आसान हो जाना है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को सोच के देखिए, अभी मैंने क्या बोला, 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक आप जब तक पढ़ेंगे तब तक डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। हालांकि उसके बाद भी है, ऐसा नहीं उसके बाद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा हैंडलिंग आपका चैप्टर है आगे चल के ये स्टैट्स में आता है। स्टैटिस्टिक्स एक अलग बुक होती है मैथ्स की ही। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेटा हैंडलिंग है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सोचिए इसी के ऊपर पूरी एक बुक है। इवन अगर आप कॉमर्स वगैरह लेते हैं तो वहां पर भी डेटा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आपके रियल लाइफ में तो डेटा, जैसे मैंने बताया ना, पापा कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये तो रियल लाइफ में आप हमेशा क्या करेंगे, एक्सपीरियंस ही करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपके लाइफ में डेटा का होना बहुत जरूरी है। अब लेकिन डेटा है, लेकिन डेटा को कैसे समझा जाए? ठीक है, कैसे इजी फॉर्म में समझा जाए? अब आप बड़ा बड़ा सेंटेंस तो लिख नहीं सकते हैं कि मैं पहले ये था फिर वो था, इतना कमाता था, इतना खर्च करता था, इस पे खर्च करता था। तो इसके बजाय क्या किया जाता है, ग्राफ का सहारा लिया जाता है या चार्ट का सहारा लिया जाता है। जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारी हेडिंग पड़ी हुई है, जैसे कि बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, है ना। तो बहुत ढेर सारी हेडिंग, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं सब चीजों के थ्रू आप क्या समझते हैं, डेटा हैंडलिंग के टॉपिक को समझते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा, और चूंकि बार बार आएगा, ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। होप सो आपको डेटा हैंडलिंग क्या है ये बात समझ में आई होगी। अभी तो मैंने चैप्टर को पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं बस ये बता रहा था कि लाइफ में आपका डेटा हैंडलिंग कहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। अगर हम इन 9 टॉपिक को समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए क्लास 8th तक का डेटा हैंडलिंग से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। ध्यान रखिए, मैथ्स को रटने की कोशिश मत करिए, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथ्स। कई लोगों को बहुत टफ लगता है। यहाँ पे देखिए अविनाश बैठे हुए, इस बार इनका कितना 40 आउट ऑफ 40 आया, यानी कि एक भी नंबर गलत नहीं हुआ।
इसका मतलब ये क्या इनको 100% मैथ्स आ गई? नंबर के हिसाब से देखें तो 100% है, लेकिन गलतियां हो सकता है आगे चल के हो जाएं, या और पढ़ें तो शायद कहीं कुछ गलतियां हो जाएं। लेकिन अपने आप को इतने पे ही बना के रखे रहना एक टास्क होता है, जो कि एक काफी कठिन टास्क है। इतना इजी नहीं ना कि हर बार आप फुल में फुल स्कोर करते रहें, ठीक। लेकिन इनके 40 आ गए आउट ऑफ 40। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 40 में से 5 और 6 और 10 नंबर भी नहीं आ पाते हैं, वो परेशान रहते हैं, ये हंस रहे हैं, समझ गए अपने बारे में, ठीक है। नाम नहीं लेंगे, नहीं तो फालतू में जो है बदनामी हो जाएगी। तो ये वो वाले हैं ना जो कबीर ने एक दोहा कहा था, इनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो ले लो जिसमें आपका भला हो जाए, है ना। कबीर ने क्या बात कही थी, किसी को याद है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी कि वहां पर वो कह रहे हैं हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस हमें इतना दे दीजिए कि हमारा पेट, हे ईश्वर हमें इतना दे दीजिए हमारा पेट भर जाए, और हमारे दरवाजे पे अगर कोई आए तो वो भूखा भी मत जाए। तो वैसे ही है, 40 में 40 कौन लाता है? जरूरत से ज्यादा हो गया तो जरूरत से ज्यादा नहीं लेते हैं ये जरूरत से हमेशा इनका कम हो जाता है, जरूरत से कम भी मत रखिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करो और मेहनत उतनी करो कि कम से कम उतने तो ले आओ जिसमें घर वालों की बेइज्जती ना हो, घर वालों की नाक ना कटे। तुम्हारा क्या, तुम तो जाके तो खड़े हो जाते हो, वहां तो टीचर और प्रिंसिपल जो पेरेंट्स को सुना रहे होते हैं ना। तो खैर चलिए, तो डेटा हैंडलिंग, अब इन 9 टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं और अपने चैप्टर को करते हैं एकदम 4-5 सालों के लिए क्लियर, ठीक है। एक बार समझना है, 4-5 साल के लिए मदद मिलेगी। आधे घंटे मेरे साथ बने रहिए, आधे घंटे में आपको ये पूरा टॉपिक हो जाएगा क्लियर। तो पहला टॉपिक क्या है बेटा? एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो एक्सक्लूसिव क्लासेस होता क्या है? देखिए, इसको समझने से पहले इसमें एक टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, वो है क्लास इंटरवल, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना क्लास इंटरवल के आप इन सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, जरा पहले इसको देखते हैं। क्लास इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आपको बाकी 9 चीजों समझने में दिक्कत आएगी। तो पहले देखते हैं क्लास इंटरवल क्या है, ठीक है। ओ सॉरी बेटा, यहाँ पे आर भी होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, जरा देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कई बार, क्योंकि क्लास आप 7th में भी है 8th में भी है, तो आपने देखा होगा कई बार लिखा रहता है 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30। तो इसी को, यानी कि जो आप रेंज सेलेक्ट करते हो, तो 0 से 10 क्या है? एक रेंज है। 10 से 20 क्या है? दूसरी रेंज है। और 20 से लेके 30 तक तीसरी रेंज है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा होगा, 0 से 10, 20 से 30 और 10 से 20। अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा होगा। गैप कितना है? 10-10 का गैप है। तो जब भी आप एक ग्राफ बना रहे होंगे तो उस एक ग्राफ में आपका जो क्लास इंटरवल होगा वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 से 10 रखा और यहाँ पे 10 से 15 कर दिया, फिर यहाँ पे 15 से कुछ और कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक जैसी गैप आपको रखना है। हालांकि जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको हाइट कहते हैं, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होता है। तो खैर वहां पे अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि छोटी क्लास का बता रहा हूं। तो इसी को क्लास इंटरवल कहा जाता है। समझ में आया आपको? समझ में आ गया क्लास इंटरवल क्या है? अब इसी टॉपिक से हम लेंगे क्या अपना एक्सक्लूसिव क्लासेस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लास क्लास शब्द आपका मैच कर रहा है, यानी कि रिलेट इसी टर्म से करेगा। तो एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होता है? अब आप देखिए यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट लिमिट है, देखिए 2 लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट और एक हाईएस्ट लिमिट। तो पहले वाली लोअर लिमिट कहलाती है, दूसरी वाली हाईएस्ट लिमिट कहलाती है। तो अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल को अभी देखूं, यानी कि अगर मैं सीरियल नंबर 1 डाल दूं और ये सीरियल नंबर 2 डाल दिया, तो सीरियल नंबर 1 में जो आपकी हाईएस्ट लिमिट होगी वही सीरियल नंबर 2 के लिए क्या बन जाएगी? लोअर लिमिट बन जाएगी। वेरी गुड। और जो सेकंड वाली
सीरियल नंबर के लिए जो आपकी हाईएस्ट लिमिट होगी वो थर्ड वाले के लिए क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट। यानी कि यहां से यही चीज वापस रिपीट हो रही, देखिए जो हाईएस्ट है वो लोअर हो गया, जो हाईएस्ट है वो लोअर। तो जो सक्सेसिव में आप जाते हैं, यानी कि एक के बाद अगली क्लास में जब आप जाते हैं, यानी कि आप दूसरे सीरियल नंबर में जाते हैं, तो हाईएस्ट लिमिट ही क्या बन जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है सक्सेसिव सीरियल नंबर्स के लिए। बात समझ आ गई? इसी को कहा जाता है एक्सक्लूसिव क्लासेस। समझ आ गया? अब दूसरा टॉपिक है इंक्लूसिव क्लासेस। वो क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है, गैप होता है, यानी कि 0 से होगा 9, 9 के बाद देखिए ये क्या हो गया, 9 से नहीं स्टार्ट हुआ, अगले नंबर से स्टार्ट हुआ, यानी कि 10 से स्टार्ट हुआ, फिर 10 से लेके इसको कर दीजिए 19, और फिर ये 20 से लेके 29। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपको जो हाईएस्ट लिमिट है वो नेक्स्ट वाले के लिए लोअर लिमिट नहीं बन रही, ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है, यानी कि 9 के बाद 10 आ गया, ठीक है, 19 के बाद 20 आ गया। तो इस तरह से जब आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो इस तरह के क्लास इंटरवल को आप क्या कहेंगे, समझ में आ गया? कर दें एक टिक? तो चलिए भैया हो गया टिक, ये दोनों बातें समझ आ गई। अगली बात है फ्रीक्वेंसी की। तो देखिएगा इसी में सारी चीजों को हम धीरे धीरे रखते चले जाएंगे और आपके सामने एक ग्राफ निकल के आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आगे चल के दो बातें एक साथ रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को और टेली को। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सपोज करिए अब आपने आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन सभी की कुछ एज है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स हैं, उनकी भी कुछ एज है। तो सपोज हम ऐसा करते हैं कि हम 15 से 20 बच्चों का एक डेटा रखते हैं, ठीक है, और हम उसको कैसे रखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। वैसे कोशिश कैसे करते हैं हम लोग, कोशिश क्या करेंगे, छोटे से बड़ा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी बुक्स में या क्वेश्चन में कहीं पर भी वो अरेंज फॉर्म में नहीं है, यानी कि नंबर इधर उधर लिखे हुए हैं, कभी बड़ा है फिर बीच में छोटा नंबर आ गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन सबको अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इससे क्या होता है, आपकी जो गलतियां होती हैं उनकी संभावनाएं हो जाती हैं कम। और जब क्लास 9th और 10th में जाएंगे तो उसका आपको और भी जगह बेनिफिट मिलेगा। तो खैर वो जब दूसरी वीडियो पड़ेगी तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और भैया सब्सक्राइब वगैरह करवाते रहो हमारे चैनल को, हैं, थोड़ा तुम भी पढ़ो, थोड़ा कोई और भी पढ़े, थोड़े समय बाद उसमें भैया हमको मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, तो तुम लोग को पार्टी देंगे यार। आगे देखें तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो मैंने जैसा बताया आप कुछ एज के, यानी कि कुछ बच्चे हैं, उनके कुछ पेरेंट्स हैं, उनकी एज के बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो है 7 साल का, कोई है 8 साल का, कोई है 9 साल का, फिर एक बच्चा और हो गया 9 साल का मान लीजिए, फिर हो गया 12 साल का, फिर हो गया 13 साल का। क्योंकि आप लोग में ज्यादातर बच्चे 13 साल के हैं तो मैंने 13 साल ज्यादा बार लिख दिया, ठीक है। किसी के पेरेंट्स मान लीजिए 35 के हैं, किसी के 25 के हैं, किसी के 24 के हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके 31, चलिए 31 भी लिख लेते हैं। अरे ज्यादा बुढ़ा ना करो यार, अरे फिर एज नहीं बताई जाती, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक मैं और 31 कर देता हूं। अभी बता रहा हूं ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब आप देखें टोटल कितने लोगों का डेटा हो गया, 16 लोगों का डेटा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 लोगों का डेटा हो गया, ठीक है। अगर आप देखिए तो ये जो एज ग्रुप है वो कहां से कहां तक मैक्सिमम जा रही है, तो 0 से 10 के बीच में। मैं आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आप यही करते हैं। और उसके बाद 30 से लेके 40, क्योंकि देखिए 30 और 40 के बीच में भी कुछ आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा मैंने डेटा रख लिया। अब यहां पे देखते हैं 0 से 10 के बीच में कितने ऐसे एज के लोग हैं, तो 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं। यही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी मतलब उस क्लास इंटरवल में कितनी बार या कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो इस क्लास इंटरवल में देखिए 4 टर्म आ रहे हैं,
क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारा 20 से 10 से लेके 20 तक। तो 10 से 20 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो यहां पर भी 4, ठीक है। फिर 20 से 30 के बीच में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। फिर 30 से 40 के बीच में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं या नहीं? अब देखिए ये सही किया या नहीं किया है। तो आप जब भी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी करेंगे, क्या? तो जितने लोगों का डेटा दिया है वो आपके सामने होगा। तो 16 लोगों का डेटा दिया था, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी करते हैं। चलिए देख लेते हैं 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 + 4 8, 8 2 10, 10 और 6 16, यानी कि 16 आ रहा है ना। यानी कि हमारा अभी तक का काम तो सही है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया क्या है? उस गिवन इंटरवल में जितने भी टर्म्स आ रहे होते हैं या जितनी बार आ रहे होते हैं उन सभी को हम काउंट कर लेते हैं और वही क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टैली। आपको कई बार ये टैली मार्क से भी मिलेगा, कई बार बुक्स में टैली मार्क लिखा रहता है और टैली, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब सेम है। तो अब जब बात करते हैं टैली की, तो टैली कैसे बनता है? छोटे बच्चे आप जब थे, आपने नंबर्स कैसे सीखे थे? एक जैसे डंडा बना के सीखा था कि नहीं सीखा था? जब गिनती गिनने के लिए आता तो डंडे बना लेते थे ना। तो यानी कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उन्हीं वर्टिकल लाइंस को बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? टैली कहते हैं। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 कैसे बनेगा? 4 डंडे बना दीजिए वर्टिकल्स, 1 2 3 4। नीचे भी 4 है, तो 1 2 3 4। उसके बाद कितना है? फिर 2 बना दीजिए। उसके बाद कितना है? तो 6 बना दीजिए, 3 4। लेकिन ध्यान रखिएगा यहीं पे गलती हो जाएगी। 4 के बाद, हाँ 4 के बाद आपको एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है जो इन सभी को काट रही होगी और वो हो जाएगी 5वीं लाइन। तो 5 बन गए और ये क्या था? 6 है, तो एक अभी आपके पास बचा, तो एक डंडा और बना दीजिए। 7 होता तो 2 डंडा और बना देते, ठीक है। 8 होता तो एक डंडा और बना देते। लेकिन जैसे ही हम 10 पे पहुंचते वैसे हम क्या करते? 4 डंडे बनाते, उसके बाद 5वें के लिए फिर से उसको काट देते। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था टैली, वो भी समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया। टिक कर दें, गुड। अब यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हिस्टोग्राम, कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा रब कर दें, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हिस्टोग्राम का। तो अभी जो हम लोगों ने डेटा लिया था, अगर आपके दिमाग में हो थोड़ा सा, तो वो डेटा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं उसी का इस्तेमाल करके आपको हिस्टोग्राम बताने वाला हूं, ठीक है। या तो कहिए जो चीजें मैंने की है उसको पहले रब कर देता हूं, जिसकी वजह से स्पेस बन जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो टैली तक समझ में आ ही गया है? ओके, तो यहां तक हो गया रब, ठीक। अब अभी जो हमने डेटा बनाया था वो हमने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर हमारा क्लास इंटरवल अगर आप देखेंगे तो 0 से स्टार्ट था। तो इस बार हम क्लास इंटरवल को 0 से ना स्टार्ट करके किसी और से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। मान लेते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद यहां पे फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। अब टैली की हमें जरूरत नहीं है, सिखा दिया आपको टैली क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी को भी ले लिया, ठीक है। बेटा गेट बंद कर दीजिए जरा। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को भी ले लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। क्या समझेंगे? हिस्टोग्राम क्या है। अब उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ग्राफ क्या होता है। अच्छा, सभी ने ग्राफ पेपर देखा है या नहीं देखा है? ग्राफ पेपर जैसे आपकी बचपन में मैथ्स की जो कॉपीज होती थी, एकदम वैसा ही होता है। मैथ्स की कॉपी को देखा होगा ना, जिसमें ढेर सारी वर्टिकल लाइंस और ढेर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वही आपका क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है। कुछ इस तरीके से जाइएगा, तो आप चाहें तो ग्राफ पेपर को खरीद लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं आता है। तो इस तरह से कई आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी और कई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। तो इस तरह से आपको कुछ ग्राफ पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, क्या? वर्टिकल लाइंस, इनको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको हम एक्स एक्सिस कहते हैं।
ठीक है, दो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस पे हम अपने क्लास इंटरवल को रखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है कहीं पर, जिसको हमने क्या मान लिया, 0, और ये लाइन आपकी क्या दिखा रही है, एक्स एक्सिस को, और ये लाइन आपकी क्या दिखा रही है, वाई एक्सिस को। तो इस तरह से वहां पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्राफ पेपर पे यहां पे लिख लीजिएगा, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस बराबर क्या है, क्लास इंटरवल, यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कि एक्स एक्सिस बराबर क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल कहां से कहां तक का है वो भी मेंशन कर लीजिएगा। क्योंकि ये लाइंस जो होती है सेंटीमीटर्स में होती हैं, तो वहां पे लिख लीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10। ठीक है, 10 क्यों, क्योंकि गैप कितना चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10। फर्दर वाई एक्सिस को आपने क्या यहां पे रखना है, फ्रीक्वेंसी। देखिए दो बातें थी, क्लास इंटरवल लिख चुके हैं, तो अगली बात क्या बची है, फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्सिस बराबर फ्रीक्वेंसी, और वहां पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े यूनिट्स नहीं है, नंबर जो है छोटे छोटे हैं, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ऐसा करके लिख लीजिएगा। तो आपका ग्राफ पेपर कभी भी एक नंबर भी ग्राफ पेपर पे फिर आपका कटेगा नहीं। फर्दर ये तो हो गया था आपका ओरिजिन। अब यहां पे देखिए 0 से नहीं शुरू है ना, 0 से भी शुरू हो सकता था और 0 से नहीं भी शुरू हो सकता था। अगर 0 से नहीं शुरू है तो आप हल्का सा जिग जैग बना के फिर लाइन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। देखिए यहां से थोड़ा हमने गैप छोड़ दिया ना, 1 सेंटीमीटर का हमने गैप छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे हमने क्या मार्क कर लेना है, 20 से लेके 30, ये 30 से लेके 40, इस तरह से आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, 40 से 50 और 50 से 60। हो गया। ये हमने कब किया, जिगजैग वाली लाइन हमने कब बनाई, जब हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो फिर हम जिगजैग नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 20 हो तभी जिगजैग बनाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है 0 से तो ना स्टार्ट हो। ठीक है, अगर 0 से, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था 0 से 10, तो वहां पे आप ये जिगजैग नहीं बनाते। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में। जो बार ग्राफ होता है वो एक एक का गैप लेकर चलता है, जबकि हिस्टोग्राम कोई गैप लेके नहीं चलता है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनता है जिसमें किसी भी तरह का गैप नहीं होता, यानी कि एक के बाद एक आप बनाते चले जाएंगे। कैसे, अब देखते हैं यहां पर। तो 20 से 30 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। तो यहां पे भी मार्क कर लीजिए 1 2 3 4, इसी तरीके से 5, और चूंकि आपका 7 तक गया है ना, तो आप 7 तक मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड है तो स्पेस नहीं है, तो होप सो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 5 हैं। तो यहां पे आपने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेना इस तरीके से। और बुक्स वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे शेडेड हो जाता है, तो आप चाहें तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ताकि ये पता चल जाए कि आपका रीजन जो है वो 20 से 30 के लिए है। फिर अगला है 30 से 40। 30 से 40 में कितने हैं, 6, यानी कि एक ऊपर तक जाएगा ऐसे यहां तक। क्लियर हो गई बात। देखिए क्या दोनों रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कोई गैप दिया मैंने, नहीं दिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। वैसे ही फिर है 4, तो यहां पे 4 तक के लिए बना लीजिए नेक्स्ट वाले में। अब वैसे ही फिर आप 7 के लिए बना लेंगे। समझ में आ गया, हिस्टोग्राम समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया हिस्टोग्राम काफी हद तक सिमिलर होता है बार ग्राफ से। ठीक है, तो इसी को अगर हमें बार ग्राफ में बनाना होता तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल के बाद दूसरे रेक्टेंगल के लिए गैप दे देना है। तो बेसिकली कैसे हो जाता, जरा ये देखिए, ये रब कर दूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज कैसे बन जाती है। तो यहां से आपने 20 से 30 के लिए बनाया, फिर गैप दे देते, यहां से शुरू करते 30 से 40, यानी कि यहां पे कुछ ना आता, क्योंकि ये तो क्या हो गया, गैप क्रिएट हो गया। अगला रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक गैप देने के बाद रेक्टेंगल बनाना है, और उसमें कितने थे, 6, तो यानी कि यहां तक आपको बना लेना था। तो देखिए गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया ना, ये देखिए वैकेंट स्पेस आ गई ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
तो गैप क्रिएट हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बार ग्राफ। क्लियर हो गई बात। तो ये दो बातें हम लोग सीख गए, टिक कर दें, और या तो कहें तो रब कर दें, रब कर दूं, ठीक है। अब दो टॉपिक हमारे पास और 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से खत्म। देखिए क्या चैप्टर इतना भी टफ है क्या, इजी लगा, वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। ओ कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो बार ग्राफ को हटा देते हैं और यहां पे क्या लिख लेते हैं, पिक्टोग्राफ जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट में डाल दे रहे हैं पिक्टोग्राफ। अब देखिए बार ग्राफ हम सीख गए, डबल बार ग्राफ क्या होता है। डबल बार ग्राफ बेसिकली कंपैरिजन के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, कंपैरिजन के लिए, यानी कि जब दो चीजों में आपको कंपेयर करना हो। जैसे सपोज करिए एक कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे सैमसंग है, सोनी है, या और भी कोई जो मोबाइल बना रही है, जैसे आईफोन है ना। तो कई तरह की कंपनियां हैं जो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब उनको 2 साल का डेटा लेना है, ठीक है। अगर उनको 2 साल का डेटा लेना है तो वो कंपेयर कर पाएंगे ना कि हमारी ग्रोथ हुई पिछली बार से या नहीं हुई। भाई ग्रोथ हुई या नहीं हुई या उतना ही रह गए, इस बात को कैसे पता चलेगा, जब हम पिछले बार का और इस बार के ईयर का, दोनों ईयर का अगर हम क्या बना लें, अपना डेटा बना लें, यानी ग्राफ के फॉर्म में बना लें। यानी कि सपोज करते हैं, यहां पे देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे ढेर सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे हमने लिया 2006 और 2007, ठीक है। तो 2006 और 2007 का हम ले रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं 2000 मान लीजिए 10 और 2011 का, ठीक है। इस तरह से हम कई साल का ले रहे हैं, ठीक, अलग अलग। अब मान लीजिए अभी हम एक ही कंपनी का लेके चल रहे हैं, अलग अलग कंपनी का ना लेकर चल रहे हैं, एक ही कंपनी का। और कंपनी हमारी कौन सी, मान लीजिए सैमसंग। और यहां पे हमने क्या मान लिया, जो प्रोडक्ट हमारे सेल हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। मान लीजिए पहले यहां पे हमने ले लिया 1000, फिर यहां पे हमने ले लिया 2000, यहां पे ले लिया 3000, यहाँ पे 4000। अच्छा तो अब बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप लिख लेंगे क्या है, तो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्या, ईयर 2006 और 2007, यानी कि एक एक साल का। और साथ ही साथ वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है। और किस कंपनी की बात हो रही है वो भी लिख लीजिए, सैमसंग कंपनी के बारे में बात हो रही है, सपोज अगर हो रही है तो, ठीक है। तो मान लीजिए 2006 में सैमसंग कंपनी ने 3000 फोन बेचे, और 2007 में इसी कंपनी ने मान लीजिए 4000 मोबाइल फोन बेचे। तो दो बार ग्राफ एक साथ बन गए कि नहीं बन गए, बन गए, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा क्या हो गया। अगर पूछा जाए कि कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बता सकते हो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 2006 और 2007 के बीच में, 1000 का, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब चूंकि यहां पे दो बार ग्राफ एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल बार ग्राफ। सिमिलरली मान लीजिए उसने 2010 में बेचे हैं 5000 और 2011 में उसने बेचे हैं मान लीजिए 2000, ठीक है, इस तरह से। तो उसने पहले इस साल में उसकी ग्रोथ हो रही थी, और यहां इन 2 सालों में उसकी क्या हो रही भैया, ग्रोथ नहीं हो रही, वो डिक्लाइन कर रहा है, उसकी मार्केट डाउन जा रही है। अब कितना डाउन गई ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर पूछा जाए कि किस साल उसने सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचे, तो किस साल सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचे, आप ही लोग बताइए, 2010। यानी कि ग्राफ को देख करके, देखिए क्या पूरा लिखना पड़ा, पूरा नहीं लिखना पड़ा ना, ग्राफ देख के बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई ना कि किस साल में। यानी कि जब दो बार ग्राफ एक साथ चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ। यहां पे कंपैरिजन को जनरली शो किया जाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो अब बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ भी समझ में आ गया। आजकल देखिएगा ये जो टॉपिक पढ़ रहा है, यहां पे मैं क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ पूरे चैप्टर में जो जो भी चीजें आती हैं उसको समझाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी आपके क्वेश्चंस, चूंकि आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हो,
तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे से ऑफलाइन मोड पे पूछ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो घर जाकर लगता है, जब आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है, या जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो वहां से मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन को डाउट हो रहा है तो चलिए अगला हमारा क्या है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, तो पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर, यानी जितने भी आपने अभी देखा, आपने दो तरीके से देखा, अपने ग्राफ को या अपने डेटा को दो तरीके से आपने समझने की कोशिश की। एक ग्राफ के फॉर्म में समझने की कोशिश की, और उसके पहले आपने कैसे समझने की कोशिश की थी, टेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो क्या था, वो टेबल दी हुई थी। उसके बाद आपने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में समझा। अब हम किस फॉर्म में समझेंगे, पाई चार्ट, यानी कि ये भी एक तरीके का ग्राफ होता है, लेकिन ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे पाई चार्ट बनाया जाता है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छा सा सर्किल ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, पता नहीं अच्छा बन गया कि खराब हो गया। हंस लो तुम लोग, खुद से एक सीधी लाइन भी नहीं खींचती है ना। ठीक, तो ये एक हमने सर्किल बना लिया, इसी के अंदर हमें अपने सारे डेटा को दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे जरा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो है 400। कितने स्टूडेंट हैं, 400 क्या है, स्टूडेंट है हमारे पास टोटल। ठीक है, उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट्स बच्चों ने चूज कर रखे हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए, कुछ बच्चों ने जो है साइंस साइड ले रखा होगा, कुछ बच्चों ने जो है कॉमर्स साइड ले रखा होगा, कुछ बच्चों ने आर्ट साइड ले रखा होगा। ठीक है, या हम इसको सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे किसी ने इंग्लिश ले रखा है, किसी ने मैथ्स ले रखा है, किसी ने हिंदी ले रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 150 बच्चों ने क्या ले रखा है, इंग्लिश। क्या ले रखा है, इंग्लिश। कितने बच्चों ने, और बताइए आप कोई नंबर देना चाहें। 60 कौन सा सब्जेक्ट ले रखे हैं, 60 मैथ्स। हाँ, मतलब जो सबसे आपको टफ लगती है उसमें सबसे कम बच्चे रख दीजिए। उसके बाद चलिए 100 आप किसको देते हैं, साइंस को। ठीक है, फिर 40 देख लीजिएगा, सम जो है वो पहुंच जाए 400 तक। 40 लिया मान लीजिए 8 के बच्चों ने, कितना हो रहा है, 50 बाकी है। तो चलिए 50 क्या दे देते हैं, चलो हिंदी। 8 को सबसे कम बच्चों ने पसंद किया है। चलिए, तो ऐसा करके आपके पास एक डेटा है। देखिए टोटल 400 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एक बार सम करके देख लीजिएगा ताकि आपकी गलतियां ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा 50 एंड 150 हो गया 200, और ये हो गया 300, और 40 और 60, मतलब 60 और 40 मिलके हो गया 100, यानी कि 400। तो यानी कि आपका डेटा सही है। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं जरा आप ये देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए इंग्लिश वाला कितना हिस्सा लेगा, हम पहले ये देखें कि इंग्लिश वाला इस पूरे सर्किल का कितना पार्ट लेगा। जैसे आप सभी के घरों में आपने देखा होगा पिज्जा आता है। ठीक है, पिज्जा पार्टी वगैरह करते होगे, आजकल की जनरेशन है। हम लोग के तो टाइम पे वही रोटी रहती थी, रोटी के ऊपर सब्जी लगा दिया थोड़ा सा, उसी को जो है रोल कर दिया, वही हो गया रोल, है ना। ऐसे पिज्जा उजा तो हम लोग सुने ही नहीं थे। अब आप लोग भैया पिज्जा वाले हो। तो जब पिज्जा आता है, मान लीजिए 4 लोगों में बंटना है, तो आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट यहां से 20 से काटेंगे और यहां से 20 से काटेंगे, किसी का ज्यादा या किसी का कम ना हो जाए, है ना। ज्यादा हो जाए वो तो चाहता है ज्यादा हो जाए, लेकिन किसी का कम ना होने, तो हर कोई बराबर बांटना चाहता है। तो अब देखिए टोटल एक सर्किल में कितना एंगल होता है, सर्किल में टोटल एंगल कितना होता है, 360। कितना एंगल होता है, ये पूरा होता है 360। तो 360 एंगल को 4 लोगों में बांटना है, तो कितना आएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए सभी को 90 एंगल पर आप क्या कर दीजिए, पिज्जा बांट दीजिए, तो सबको क्या मिलेगा, बराबर पिज्जा मिलेगा। बस भाई यही पाई चार्ट है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो और तब पिज्जा पार्टी चल रही हो, वो आपसे ताकतवर हो, समझ रहे हैं, और वो ताकतवर है तो ज्यादा पिज्जा खाने की सोचेगा, तो वो अपना एंगल क्या करेगा, अपना एंगल बड़ा करेगा, यानी कि 90 से ज्यादा करेगा।
ठीक है, तो किसी अब अगर एक का ज्यादा हो रहा है तो किसी ना किसी का कम भी हो रहा होगा, और जो बेचारा सबसे कमजोर सा होगा, जैसे कि एक इधर हमारे यहाँ कोचिंग में आओ दिखाया हो, इधर आओ, 12 12 12 तुम इसके, हाँ 12 जाओ। अब जैसे इनको देखिए, अब ये बेचारे लड़ नहीं पाएंगे, अब ये लड़ नहीं पाएंगे तो इनका पिज्जा हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं जैसे अभिजीत, वो खैर आज आए नहीं है, ठीक है, और जो ताकतवर होगा, ठीक है, अविनाश आओ बेटा, आराम से आराम से आराम से। अब सोचिए, अब ये दो बच्चे हैं, तो ये तो ज्यादा पिज्जा लेके चले जाएंगे ना, और ये कम, ठीक है, तो इनका हिस्सा बढ़ेगा, इनका हो जाएगा कम, क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है, ठीक है, तो इनका एंगल बढ़ जाएगा और इनका एंगल हो जाएगा कम, ठीक है। तो चलिए बैठिए, आगे इसी हिसाब से बताते हैं, जल्दी से आराम से बैठ जाइए। अब ये तो पिज्जा था, तो आप बराबर चाहते हो, ठीक है, या घर वाले या मम्मी आती कहती नहीं हम बांटेंगे, बराबर देंगे सबको, तो वहां पे आपकी ज्यादा चलती नहीं है, तो वहां पे बराबर बट रहा है। लेकिन हर जगह पे आपको चीजें बराबर मिलेंगी जरूरी तो है नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या सबके पास बराबर है? क्या किसी ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा ले रखा है, किसी ने किसी सब्जेक्ट को कम ले रखा है, यानी कि यहाँ पे एंगल सबका अलग अलग होगा। लेकिन कितना एंगल मिलेगा ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश लेने वाले इतने बच्चे थे, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चों में से इनटू क्या 360, क्योंकि 360 का एंगल बनता है, इतना कर देना है आपको बस। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9 9 इंटू 15 135 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां पे इसका एक सेंटर होगा, जब आप सर्किल बना रहे होंगे अपने प्रकार से तो एक सेंटर होगा, तो सेंटर से पहले एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, सेंटर से एक लाइन खींच लीजिए और उस लाइन से सीधी सीधी लाइन खींच लीजिएगा। उस लाइन से आप कितना एंगल बनाएंगे 135। अब सपोज करता है अभी डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे आपको अपना क्या चांदा रख लेना है और उसके बाद कितना एंगल बना देना है 135 का एंगल बना देना है। और ये आपका इंग्लिश वाला, यहां पे आप क्या, तो इसको हटा दीजिए, ये आपको समझाने के लिए था। तो यहां पे क्या लिख देंगे इंग्लिश, और यहां पे एंगल लिख देंगे कितना 135। क्लियर? तो यहां पे आपका वैसे ही आप क्या करेंगे, सभी के लिए अलग अलग काउंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैथ्स का है, तो मैथ्स का 60/400 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से जाएगा 9। क्लियर? तो 9 इंटू 6 54, तो ये आ गया 54 डिग्री। तो यहां पे आपने बनाया, ठीक है, सपोज करिए ये आपका 90 है, तो ये 54 90 से कम है ना, तो फिर आप चांदा रख लीजिए और वहां से आप एंगल बना दीजिए कितना 54 का, कितना बना दीजिए 54। एंगल क्या दिखा रहा है बच्चों, मैथ्स को, तो यहां लिख दीजिए मैथ्स। तो इस तरह से करके ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से करके क्या कर लीजिए, सभी का एंगल निकाल लीजिए, और सभी का एंगल निकालने के बाद जैसे इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 90 है, 100 है, सॉरी 100 है अपॉन 400 इंटू 360, तो 0 0 0 0, ये हो जाएगा 9 9 इंटू 10 90। तो इसका, और यहां से आप आपने चांदे को रखिए और कितना एंगल बना लीजिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना लीजिए और यहां क्या हो जाएगा साइन। तो इस तरह से करके आप सभी का बना लेंगे, सबका हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे कहीं और आएगी और किसी को मिल जाएगा, अब जिसका जैसा होगा उसको इस हिसाब से बांट दिया जाएगा। मान लीजिए ये हिंदी हो गया और आर्ट हो गया और ये हो गया हिंदी। बात क्लियर? तो इसी फॉर्म में जब आप चार्ट को बनाते हो तो क्या होता है, वो पाई चार्ट। समझ आ गया? समझ में आ गया? अब आप चाहें तो अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, उसका खाली एंगल दिया हुआ है, तो कितने बच्चों ने उसको चूज किया है आप वो भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए दिया होता 135 डिग्री हिस्सा किसको मिल रहा है
इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश कितना मिल रहा है 135 डिग्री। तो इंग्लिश को कितने बच्चों ने चूज किया, लेकिन वहां पे टोटल संख्या दी होगी, यानी कि कैसे करेंगे आप जरा देखिएगा। टोटल आपको 400 बच्चे दिए हुए हैं, उसके ऊपर इंग्लिश कितने लोगों ने लिया यहां पे लिख लीजिए इंग्लिश, ठीक है, इंटू 360 बराबर क्या 135 डिग्री। यहां से सॉल्व कर लेंगे आप, यहां लिख लीजिए इंग्लिश, जो चीज सॉल्व करनी है बराबर 135, 400 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 360 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10 और 9 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 15 इंटू 10 देखिए वही था या नहीं था, यानी कि इस इंफॉर्मेशन से भी जो चार्ट बना है इससे भी आप बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई चार्ट समझ में आ गया? सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है पाई चार्ट में, क्योंकि ये आपका क्लास 5 या 6 में शायद स्टार्ट नहीं होता है, 7th और 8th से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा पिक्टोग्राफ। अच्छा, जब आप सब लोग छोटे रहे होंगे तो बच्चों को जो संख्याएं वगैरह या जो ग्राफ वगैरह दिया जाता था वो किस फॉर्म में दिया जाता? मैथ्स को सिखाया जाता था, कैसे सिखाते थे? पिक्चर्स के फॉर्म में सिखाते थे ना। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने कुछ नाम लिखा, मान लीजिए रामू, यहाँ पे श्यामू, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने कुछ नाम लिख लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है अविनाश, ठीक। तो इस तरह से हमने नाम लिख लिया और हमने सभी बच्चों को कुछ गेंदें दी। अब सपोज करते हैं रामू को मिली 2 गेंद, तो इनका हो गया ऐसे 2 गेंद बना लिया। श्यामू को मिली मान लीजिए 4 गेंद, तो उनका 4 बॉल्स इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए अविनाश को मिली 3। हाँ, तुम तो चाहते ही हो ज्यादा ना मिले, हम समझ रहे हैं। तो ये हो गया। तो आप देखिए यहां पे आपने क्या किया, क्या यहां पे आपने टैली बनाया, क्या यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखा, यहां पे आपने क्या किया पिक्चर्स का सहारा लिया, इसलिए ये क्या कहलाता है पिक्टोग्राफ। तो अगर आप चाहें, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर आपको टैली लिखना है तो 2 डंडे, यहाँ पे 4 डंडे और यहाँ पे 3 डंडे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो इसी को क्या कहा जाता है पिक्टोग्राफ। तो होप सो आपको डेटा हैंडलिंग का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।